लुई विटॉन का जन्म 1821 में फ्रांस के एक रिमोट विलेज एंजे में हुआ था। उनका जीवन कठिनाइयों और गरीबी से भरा था। उनके फादर जेवियर एक मिलर और किसान थे, जबकि उनकी माँ कोरीन फैमिली इनकम को पूरा करने के लिए टोपियाँ बनाती थी। बिजली या बहते पानी के बिना लाइफ दिन ब दिन और मुश्किल होती जा रही थी। लुई ने कभी फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की थी। सबसे करीबी स्कूल भी मीलों दूर था और उसका समय परिवार के खेत में काम करते हुए बीत जाता था। सुबह से शाम तक उन्होंने खेतों में बिना थके मेहनत की। उनके एफर्ट्स उनकी फैमिली को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। 10 साल की उम्र में लुई को एक और झटका तब लगा जब उनकी माँ इस दुनिया से चली गईं। उनके पिता ने तुरंत दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनकी नई सौतेली माँ बहुत रूड थी। उनका रिश्ता बहुत ख़राब था, जिसने लुई के जीवन को और भी मुश्किल बना दिया था। बदलाव के लिए बेताब लुई ने एक बड़ा फैसला लिया। महज 13 साल की उम्र में वे 225 मील दूर एक शहर पेरिस पर ध्यान लगाए हुए अपने घर से भाग गए। बिना पैसे और खाने के लुई का सफ़र बहुत मुश्किल से भरा था। वह पूरी दूरी पैदल चलकर गुजारा करता था। सस्टेनेंस के लिए छोटी मोटी नौकरियों पर निर्भर रहता था और अक्सर गर्मी के लिए केवल एक लबादा पहनकर जंगल में सोता था। ये कठिन यात्रा 3 साल तक चली। इसके दौरान उन्होंने अलग अलग कारीगरों से अलग अलग स्किल हासिल किए। मेटल, स्टोन, क्लॉथ और वुड के साथ काम करना सीखा। ये स्किल्स आगे चलकर उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पेरिस पहुंचने पर लुइस एक बॉक्स मेकर एंड पैकर के रूप में नौकरी हासिल करने में कामयाब रहे। इस बिज़नेस में कस्टमर्स के लिए कस्टम साइज़ के बॉक्स बनाना और उन्हें पैक करना शामिल था, स्पेशली अपर क्लास जो अपनी यात्रा के लिए अलग अलग लगेज की मांग करते थे। उनका डेडिकेशन और टैलेंट बेकार नहीं गया। 1851 में नेपोलियन III की वाइफ क्वीन यूजनी दी मोंटिजो उनके कस्टमर्स में से एक बन गई और उनके क्राफ्टमैनशिप से इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने अपना पर्सनल बॉक्स मेकर एंड पैकर बना लिया। ये चीज़ उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी, जिसने लुई को पेरिस के एलाइट सर्कल में पहुंचा दिया। 1854 में 33 साल की उम्र में लुइस ने शादी कर ली और अपनी सेविंग्स का उपयोग पेरिस में अपनी वर्कशॉप खोलने के लिए किया। उन्होंने नॉर्मल लगेज के डिज़ाइन में एक बहुत बड़ी कमी को देखा। ट्रेडिशनल लेदर के ट्रंक पानी के बह जाने के लिए गोल गुंबद के शेप की तरह होते थे, लेकिन इससे उन्हें स्टैक करना मुश्किल हो जाता था। लुई ने अलग अलग मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और पाया कि कैनवस लाइटर, मोर ड्यूरेबल और वाटर रेजिस्टेंट था। इस इनोवेशन ने उन्हें फ्लैट टॉप ट्रंक बनाने में मदद की, जिन्हें आसानी से स्टैक किया जा सकता था, जिसने लगेज इंडस्ट्री को पूरा बदल कर रख दिया। उनके नए डिज़ाइन ने तेज़ी से पॉपुलैरिटी हासिल की और 2 साल के अंदर अंदर अमीरों के बीच उनके ट्रंक की मांग काफ़ी बढ़ गई, जो एक स्टेटस सिंबल बन गया। उन्होंने कस्टमर्स के लिए ब्राउज़ करने और ऑर्डर करने के लिए एक कैटलॉग भी बनाया, जो उस समय का एक बिल्कुल यूनिक आइडिया था। 1870 में फ्रैंको पर्शिया वॉर नई चैलेंजेस लेकर आया। लुई, जो अब 49 साल का है, उसे अपना घर छोड़कर एक क्रैम्प्ड शेल्टर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वे 1871 में वापस लौटे तो उनकी वर्कशॉप खंडर हो चुकी थी, खिड़कियाँ टूट गई थी, इक्विपमेंट्स चोरी हो गए थे, जो कुछ भी उन्होंने बनाया था वह सब बर्बाद हो गया था। हालांकि लुई आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने बिजनेस को पहले से बेहतर बनाने की कसम खाते हुए अपनी सेविंग्स का उपयोग उसे बनाने के लिए किया। उन्होंने वॉर के बाद इकोनॉमिक लैंडस्केप का फ़ायदा उठाया और पेरिस में रेलवे स्टेशन और ग्रैंड होटल के पास अपनी दुकान के लिए एक नई जगह ढूंढी। इस लोकेशन ने उन ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट किया जिन्हें हाई क्वालिटी वाले लगेज की ज़रूरत थी। 1872 में लुइस ने स्ट्राइप्स वाले बेज कैनवस से बने लगेज की एक लाइन को इंट्रोड्यूस किया, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। कॉम्पिटिटर्स द्वारा उनके स्टाइल की नकल करने की कोशिशों के बावजूद उनके प्रोडक्ट्स की बेहतर क्वालिटी ने कस्टमर्स को वफादार बनाए रखा। लुई ने 70 साल की उम्र में अपनी मौत तक मेहनत करना जारी रखा और एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे उनके बेटे जॉर्जेस ने आगे बढ़ाया। जॉर्जेस विटॉन ने इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांड को एक्सपेंड किया और काउंटर फिटिंग से निपटने के लिए 1896 में एलवी मोनोग्राम पेश किया। उन्होंने ट्रंकों के लिए एक यूनिक लॉक सिस्टम को डेवलप किया, जिससे उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। 1900 तक कंपनी में 100 वर्कर एम्प्लॉयड थे और वह फल फूल रही थी। कोको शैनेल के साथ जॉर्जेस के सहयोग से आल्मा हैंडबैग का निर्माण हुआ, जिसने कीपॉल और स्पीडी जैसे अन्य डिज़ाइनों के साथ
लुई विटॉन को फैशन में एक लीडिंग नेम के रूप में इस्टेब्लिश करने में मदद की। वर्ल्ड वॉर थर्ड के दौरान कंपनी को नई मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब जॉर्ज के बेटे गैस्टन लुई विटॉन ऊंचाई पर थे। बिजनेस को चालू रखने के लिए गैस्टन ने नाजियों के साथ पार्टनरशिप करने का एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। लुई विटॉन के इतिहास का ये हिस्सा कई सालों तक छिपा रहा। केवल राइटर स्टेफनी बोनविसिनी के रिसर्च के जरिए से ये सामने आया। मोरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बावजूद इस पार्टनरशिप ने वॉर के दौरान कंपनी को बचा कर रखा। वॉर के बाद गैस्टन के दामाद हेनरी रकेमियर ने बागडोर संभाली और लुई विटॉन को एक फैमिली रन बिजनेस से एक ग्लोबल कॉरपोरेशन में बदल दिया। उन्होंने बिजनेस मॉडल को होलसेल से रिटेल में शिफ्ट कर दिया और जापान के साथ नए बाज़ारों में एक्सपेंड किया। 1984 तक लुई विटॉन की बिक्री आसमान छू गई थी और कंपनी पब्लिक हो गई। अपने कैपिटल को बढ़ाया और अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को और एक्सपेंड किया। 1987 में रकेमियर ने लुई विटॉन को मॉट हेनेसी के साथ मर्ज कर दिया, जिससे एक लग्जरी ग्रुप LVMH का निर्माण हुआ। हालांकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, खासकर बर्नार्ड आर्नल्ड के साथ, एक प्रॉपर्टी डेवलपर जो एक मेजर शेयर होल्डर था। आर्नल्ड ने एक मंसूबा बनाया और LVMH पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इस कॉर्पोरेट लड़ाई की वजह से रकेमियर को छोड़ना पड़ा। ये लगभग सदी में पहली बार हुआ कि कंपनी में विटॉन परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। आर्नल्ड के लीडरशिप में रूथलेसनेस होते हुए भी सक्सेस का एक नया एरा लेकर आया। उन्होंने विवियन वेस्टवुड और इसहाक मिज़राही के साथ साथ बड़े फैशन डिज़ाइनरों के साथ पार्टनरशिप के जरिए से ब्रांड को जिंदा किया, जिन्होंने LV मोनोग्राम के यूनिक वर्जन्स बनाए। इन पार्टनरशिप ने कंज्यूमर इंटरेस्ट को फिर से बढ़ा दिया और एक प्रीमियर लग्जरी ब्रांड के रूप में लुई विटॉन के स्टेटस को मजबूत किया। 1997 में मार्क जेकब्स एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर लुई विटॉन की क्रिएटिव डायरेक्टर बने। उन्होंने ब्रांड की पहली रेडी टू वेयर लाइन इंट्रोड्यूस की और वॉचेस, ज्वेलरी और सनग्लासेस तक इसको एक्सपेंड किया। जेकब्स के इनोवेटिव डिज़ाइन जैसे हैंडबैग के मोनोग्राम वर्निश लाइन ने यूथ और फैशन फॉरवर्ड ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। उनके कार्यकाल में लुई विटॉन ने अन्य हाई प्रोफाइल ब्रांडों के साथ पार्टनरशिप की, जिसमें सुप्रीम के साथ एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी शामिल थी। अपनी सफलता के बावजूद कंपनी को कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा था, खासकर काउंटरफिटर्स के खिलाफ। लुई विटॉन के पास दुनिया भर में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के मामलों को देखने के लिए लॉयर्स की एक टीम है। यहाँ तक कि उन्होंने नकली लुई विटॉन प्रोडक्ट्स के सर्च रिजल्ट को लेकर गूगल पर भी मुकदमा दायर किया। हालांकि वे केस हार गए। सुप्रीम के साथ पार्टनरशिप बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। शुरुआत में लुई विटॉन ने अपने लोगों की नकल करने के लिए सुप्रीम पर मुकदमा किया था, लेकिन बाद में उन्हें पार्टनरशिप की ताकत का एहसास हुआ। आज लुई विटॉन सुप्रीम आइटम बाज़ार में बहुत ज़्यादा कीमत में मिलती है। कुछ पीसेस हज़ारों डॉलर में बिकते हैं। काउंटरफिटिंग एक बड़ा इशू बना हुआ है, जिसकी कीमत लुई विटॉन को सालाना सैकड़ों मिलियन डॉलर लग जाती है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद ब्रांड की तरक्की जारी है। 39 बिलियन डॉलर वैल्यू का लुई विटॉन ग्लोबल लेवल पर नंबर 1 फैशन ब्रांड है, जिसके दुनिया भर के प्रमुख शहरों में 400 से ज़्यादा स्टोर हैं। ये ब्रांड लग्जरी और एस्पिरेशन का सिंबल बना हुआ है, जिसे अमीरों और फेमस लोगों द्वारा पहना जाता है और कई लोगों द्वारा चाहा जाता है। एक बेघर बच्चे से लेकर फैशन की दुनिया की ऊंचाई तक लुई विटॉन की यात्रा रेजिलियंस, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक विजन का प्रमाण है। क्वालिटी और क्राफ्ट्समैनशिप को मेंटेन रखते हुए कंपनी की खुद को एडेप्ट करने और री इन्वेंट करने की क्षमता लग्जरी फैशन में सबसे आगे अपनी जगह बनाए रखती है। आप लुई विटॉन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हाइप की वजह से इसकी कीमत ज़्यादा है या क्या सच में क्वालिटी के हिसाब से इसका प्राइस है? कमेंट बॉक्स में बताएं।